इस मानव रचना हैप्पी टाइम्स एपिसोड को आगे लेकर चलें। गेस्ट हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं और जिस समय का हम सबको इंतजार था। नमस्कार सर। नमस्कार। और इसी के साथ शाम के, जैसा कि मैंने कहा, 5 बज चुके हैं। सभी वो गेस्ट जो हमारे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं मानव रचना हैप्पी टाइम्स में, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। मेरा नाम है रितिका सिंह और हर हफ्ते की तरह इस बार भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम कुछ खास बातें करेंगे और उनकी जिंदगी के कुछ लम्हों को हम जानना चाहेंगे। थैंक यू करण। नमस्ते रितिका जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मानव रचना हैप्पी टाइम्स में। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अमित भल्ला भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने इतने दिनों में दाढ़ी नहीं बनाई है, कोरोना पीरियड में लगता है। सर 1 साल हो गया हम रखे। तो इसी तरह अब मानव रचना हैप्पी टाइम्स को मैं एक फॉर्मल शुरुआत देना चाहूंगी। वंस अगेन वेलकम सभी गेस्ट्स जिन्होंने मानव रचना हैप्पी टाइम्स में हमारे साथ आज शामिल है। मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। आज हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री श्याम सिंह यादव जी, जो हमारे आज शाम के खास मेहमान है मानव रचना हैप्पी टाइम्स के लिए। वह सांसद है जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि सभी भूमिकाएं इन्होंने बहुत ही दिल से निभाई हैं। यादव जी IAS ऑफिसर रह चुके हैं, वह खिलाड़ी रहे हैं, वह कलाकार रहे हैं, वह कवि हैं और ऐसी बहुत सी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो हम सर आपसे जब ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने एक छोटा सा वीडियो है जो आपके लिए बनाया है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने कुलीग से कि उस वीडियो को हम सभी के लिए प्ले करें। आपको आप जो है ना बैकअप कर लीजिए। रितिका जी, इतने फोटो मैंने अपने तो कब कहां से आपको मिले ये तो मैं खुद नहीं जानता। देख करके बड़ा मैं सरप्राइज हुआ हूँ।
आई होप कि आपको ये कलेक्शन बहुत अच्छी लगी सर। आपकी जिंदगी के काफी पहलुओं को हमने इस वीडियो में डाला है। और इससे पहले कि हम आगे चलिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अमित भल्ला, हमारे वाइस प्रेसिडेंट फॉर मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि वो आपका और सभी गेस्ट का फॉर्मली वेलकम करें। सर प्लीज। तो सबसे पहले तो यादव जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत। जैसे कि अब सारे लोग आज कोविड की बात करते हैं, आपने भी पूछा कि दाढ़ी कोविड की वजह से तो नहीं है, पर ये थोड़ी सी मुझे लगता है फैशन की वजह से रखी गई थी। कोविड तो जैसे हम आपस में सब लोग डिस्कस करते थे जब किसी फ्रेंड से मिलते हैं या कहीं पे बात करते हैं, तो हर आदमी आज कोविड और कोविड की परेशानी का ही जिक्र करता है। तो हमने सोचा कुछ एक समय ऐसा निकाला जाए, हफ्ते में 1 घंटा ऐसा, जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें, और जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे साथ लाइफ में मिले, उनका भी कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोगों के साथ हमारी ग्रोथ में, हमारी लर्निंग में रहा। उनके साथ 1 घंटा ऐसा निकाले जहाँ पे कुछ अच्छी बातें उनके साथ करी जाए। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट रिसेशन, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस या आगे क्या क्या परेशानी आने वाली है, उसकी बजाय कुछ 1 घंटा जो आपको ये मोटिवेट करे कि एक इंसान अपनी मेहनत से, अपनी लगन से किस लेवल पे पहुंच सकता है, एक इंसान ने क्या क्या अचीव किया। आज जैसे आज आपके साथ में हम डेलिब्रेट डिस्कशन करना चाह रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट और आज एक पॉलिटिशियन, एंड आई एम श्योर आपकी जो लाइफ हिस्ट्री रही है बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैं एक फोटोग्राफ देख रहा था, पूरे परिवार के साथ आपका एक फोटोग्राफ है, तो ये दिखता है कि कहाँ कैसे एक फैमिली को साथ जोड़ के बच्चों के लिए समय निकालना, स्पोर्ट्स के लिए समय निकालना, अपने काम के लिए समय निकालना, और फाइनली एक मेंबर पार्लियामेंट बनना, इन सब में आपकी पूरी यात्रा कैसी रही, किन किन लोगों ने आपको उस यात्रा में साथ दिया। तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी, एक इंस्पायरिंग हीरो की तरह हमने एक सेशन ये स्टार्ट किया है, हैप्पी टाइम, जिसके अंदर हम कुछ अच्छी बातें एक दूसरे की सुने और अच्छी बातें सुन के थोड़ा सा अच्छा सा समय और एक खुशी आपस में बांट सकें। बिकॉज आज अगर आप किसी दोस्त से मिलते हैं जिसके साथ मिलके आप हंस लेते हैं, तो वही आपका असली दोस्त होता है। तो इसीलिए हमने ये हैप्पी टाइम सीरीज स्टार्ट करी, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय निकाला हम सब के लिए और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े। अभी हम जूम पे भी हैं, प्लस फेसबुक लाइव पे भी आपको काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जैसे कि रितिका से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स हमने देखी, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि जो हमारे को आपकी ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर भी करता है। तो भल्ला साहब, पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा यह है कि फोटोज बहुत आपने देखी मेरी, और मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन उस समय की फोटो जब मैंने अपनी प्राइमरी कक्षा की शुरुआत की थी, काश उस समय की फोटो होती तो जो आजकल के बच्चे देखते उनको बड़ा मजा आता। अब उस समय कैमरे का गांव में प्रचलन नहीं था, इतना कैमरा नहीं होता था। मैं 1 मिनट में बताऊं कि कैसे हम गांव से 5 किलोमीटर स्कूल, और स्कूल क्या था, वो आम का बगीचा था। हम सभी लोग लड़के एक साथ जाया करते थे, कंधे पर एक बोरा रखते थे जिस पर वहां जाकर के बैठना होता था, एक पटरी रखते थे लटका के कंधे पर जिस पर चाक से लिखते थे, आजकल पटरी लड़के नहीं ले जाते, और एक लोहे की व्हील होती थी जिसे हम लोग गड़ारी बोलते हैं, और बड़ी सी लकड़ी के उस स्टिक में एक कोने एक तरफ एट वन एंड ऑफ इट वो एक सिकंजा सा रहता था, कर्व सिकंजा हम लोग बोलते थे। उस व्हील को गड़ारी बोलते थे गांव में। हम लोग उसको रोल करके कैसे 5 किलोमीटर दूर चलाते लाइन से, और स्कूल पहुंचते थे। और स्कूल पहुंचने पर चूंकि आम का बगीचा था, रात भर पत्तियां गिरी हुई होती, ढेर सारा गिरा हुआ होता था, तो हम सारे लड़के लड़कियां सब एक लाइन से बगीचे की लंबाई में पूरे एक लाइन से बैठते थे, और हाथ से ऐसे 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 करके बगीचे के दूसरे सिर तक 10 मिनट में पहुंच जाते थे। तो ये तो हमारा स्कूल था, और चूंकि बिल्डिंग नहीं थी तो बरसात के दिनों में अक्सर पानी बरस जाया करता था, तो छुट्टी हो जाती थी, रेनी डे, हम लोग बहुत खुश हो जाते थे जिस दिन पानी बरसता था, रेनी डे होता था। तो इस तरह से स्कूल में हम लोग पढ़े हैं।
और काश वो जो गरारी को रोल करने वाली सीन अगर होती यहाँ, और जिस तरह से हम लोग पूरे अपने आम के मैदान में जहां बैठते थे, पढ़ते थे, जिस तरह से साफ करते थे, वो सब सीन होता, तो मैं आज आपकी जो बच्चे हैं उनको दिखाता। जब मैं कहीं कॉलेज में कहीं हमको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, तो मैं जरा सा भी शर्म नहीं करता है इसको बताने में कि कहां से हम आए हैं और कैसे आए हैं और कैसे पढ़े हैं। उनको ये इसलिए बताता हूं कि देखो मैं वहां से आया हूं और थोड़ी सी मैंने मेहनत की है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, और आज उस समय से इस समय तक बहुत अंतर आ चुका है। एसी स्कूल सी बिल्डिंग है, बैठने को अच्छे टेबल चेयर्स हैं, क्या कंप्यूटर से पढ़ाया जाता है, हर लड़का मतलब लैपटॉप रखता है, और क्या क्या, तब से जमीन और आसमान का अंतर है। तो वही मैं बच्चों को बोलता हूं कि हम कहां से उठे हैं, तुम यहां से आसमान तक उठो, तुम अगर जरा सा भी डिटर्मिनेशन और मेहनत और लगन से पढ़ोगे तो। भल्ला जी, तो आई थिंक थैंक यू आपने ब्रीफ किया। मुझे ना इसी बात से अपने फादर साहब की भी बात याद आती है हमेशा। वो भी हमारे को यही बोला करते थे, वो कहा करते थे कि जब आप आज सारी फैसिलिटीज आप लोगों के पास हैं, तो हम जीरो, लोग कई कहते थे कि हम तो जीरो से स्टार्ट हुए थे, मेरे फादर साहब हमेशा बोलते थे कि हम -0 से स्टार्ट हुए थे। तो आज आप लोग एटलीस्ट 100 से शुरू हो रहे हो, तो आपकी ऊंचाई और आगे जानी चाहिए। तो वही आपने आज बात याद दिलाई मेरे को। थैंक यू वेरी मच। So over to Ritika for your questions with Shyam Singh Yadav ji. Thank you sir, thank you. In fact हमारा पहला सवाल यही था सर से कि जिस तरह आपने गांव में अपनी पढ़ाई शुरू करी और आपने बताया कि किस तरह से इतने परिश्रम से आप अपने स्कूल में आपने अपनी पढ़ाई की, तो आगे चल के अपने आप कुछ कॉलेज की लाइफ में के बारे में बताएं और किस तरह से सिविल सर्विसेज के लिए आपको इंस्पिरेशन मिली, कुछ इसके बारे में आप हमको बताएं सर। एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम सब लोग गांव से 10-20 लड़के साथ में निकलते थे, तो कहीं बीच में एक ब्रेक भी करते थे जहां एक बड़ा तालाब हुआ करता था। सब लोग वहां पर अपना बस्ता वस्ता कपड़े वपड़े एक तरफ फेंके और तालाब में कूद जाते थे नहाने के लिए, और मतलब स्विमिंग करते थे। मेरे घर से बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि हम तालाब में नहीं कूदेंगे, हम स्विमिंग नहीं करेंगे, मतलब घर से। तो वो घर की बात मानते हुए कई सालों बीत गया, तो मैंने जब कभी कभार तैरने की कोशिश की तो मुझे आता ही नहीं था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो हम और लड़कों से पूछते थे तुम कैसे तैरते हो, तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि तालाब में उसको जो कीड़े पानी के ऊपर चलते हैं, हजारों में रहते हैं, एक एक कोने कहीं देखिए तो गांव के तालाब में मतलब हजारों में सैकड़ों में ऐसे तैरते रहते हैं। तो उसको गांव में पौड़किया बोलते हैं, पौड़किया। तो हमको कहते थे कि अगर ये पी लो तुम एक बार तो तैरने आ जाएगा। तो विश्वास मानिए कि मैं तैरने के लिए इतना व्याकुल था, डिस्परेट था कि मुझे आना चाहिए। कई बार गया, किनारे बैठा और जहां पर ज्यादा थे ऐसे पानी में हाथ डाला और ऐसे पी लिया। तो तैरने के लिए मैं ये भी काम कर चुका हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज है। आजकल मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे खुद पर बहुत हंसी आती है कि मैं कितना उसको कहते हैं बेवकूफ था कि जो बच्चों ने कहा कि ये इसको पी लो तो इससे तैरना आ जाता है। एनीवे, मैं आगे की शुरुआत करता हूँ। मैं प्राइमरी किया अपने प्राइमरी पाठशाला कनामा से, फिर एक मरियाहू छोटा सा टाउन है, वहां से मैंने हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल किया। फिर जौनपुर सिटी से एक तिलकधारी महाविद्यालय है, पोस्ट ग्रेजुएट अब हो गया है, बहुत नामी गिरामी जौनपुर का कॉलेज है। जौनपुर क्या पूरे ईस्टर्न यूपी का है। वहां से मैंने इंटरमीडिएट में मैंने दाखिला लिया। तो 11th में मैं हाई स्कूल में तो मेरी पोजीशन थी यूपी में 14वीं, और क्लास में सब फर्स्ट टू 10th तक टॉप करता था।
लेकिन जब वहां गया टीडी कॉलेज में तो मैं 3rd मंथली में फेल हो गया, 6 मंथली में भी फेल हो गया। तो लोगों ने कहा कि इसे शहर की हवा लग गई। तो शहर की हवा थोड़ी लग भी गई थी, ऐसी बात नहीं थी। और कहा कि ये ऐसा कॉलेज है कि अगर होम एग्जाम है 11th, अगर पास नहीं होगे तो फेल ही हो जाओगे, 1 साल बर्बाद ही होगा। तो मैंने उसको थोड़ी सी मेहनत की। मैं पढ़ाई में मेरा बड़ा फ्लक्चुएटिंग था, कभी मन लगता था कभी नहीं लगता था। तो फाइनल एग्जाम में इतना स्कोर आया हमारा कि 3rd मंथली, 6 मंथली और सबको मिलाते हुए मैं काफी अंकों से पास हो गया। इंटरमीडिएट के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया बीएससी में, जहां से मैंने बीएससी किया, एमएससी किया और एलएलबी किया। तो एलएलबी करते हुए जिस साल एलएलबी किया मैंने, तो मेरा शुरू से रुझान था कि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा और राजनीति करूंगा। ये मेरा शुरू से ही ये तो रुझान था मेरे मन में कहीं। और मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन के लिए वो फॉर्म भी मंगवा लिया था, भर भी लिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली कहिए अनफॉर्चुनेटली, जो भी दोनों चीजें हैं, फॉर्चुनेटली इसलिए कि मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। ये हुआ कि कुछ दिन इसको करेंगे, कुछ सालों देखेंगे तो बीच में छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन एक बार आदमी किसी चीज में फंसता है तो फंसा ही रहता है अंत तक। तो बीच में कई ऐसे मौके आए मेरी जिंदगी में जब यह हुआ कि मैं छोड़ दूं, लेकिन यह है कि चीज को छोड़ते छोड़ते रह गया। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहता हूं कि इतना लेट मैंने राजनीति में प्रवेश किया रिटायरमेंट के बाद, कि शायद अगर पहले किया होता तो मैं सोचता हूं कि शायद कुछ और मुकाम होता। लेकिन कोई भी बात नहीं, ये नियति थी, ये अपनी वो थी। जहां से किया, जैसे भी किया, बहुत अच्छा है, सही किया। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आया और मेरे जौनपुर की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया। जब मैं गया चुनाव लड़ने के लिए तो उसमें इतना जोश देखा, इतना खुलूस देखा कि कभी मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मैं चुनाव हार भी सकता हूं और मैं यहाँ कुछ मेहनत कर रहा हूं। मुझे लगा कि हर जगह जाते थे और इतनी जनता खड़ी होकर इतनी माला फूलों से लाद देती थी। मैं आज भी जौनपुर की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं। और हमेशा दिल में ये इस चीज का एहसास है कि उन्होंने चुनाव के दिनों में भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं हमेशा इसी तरह से फील करता रहा कि जैसे मैं ऑलरेडी विजयी हो गया हूं चुनाव में और लोग मेरा अभिनंदन सा कर रहे हैं। ये तो बीच बीच में कुछ और चीजें आप पूछना चाहेंगी तो मैं उसे बताऊंगा। ये तो मैंने शुरू से आखिर तक का सफर की बात अपने बता दिया। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आप हर चीज को जब करते थे तो आप बहुत अच्छे से करते थे और छूटती नहीं थी चीजें। पर उससे हमारे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आती है, जो स्पेशली अगर कुछ बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सब बहुत डरते हैं, मतलब मैं पर्सनली बहुत डरती हूँ। तो एक किस्सा है जो हमें पता चला कि एक एग्जाम था जिसमें लिखा 8 सवाल थे और लिखा था अटेम्प्ट एनी 5। तो आप गए और क्योंकि आपका गणित बहुत अच्छा था, आपने 8 अटेम्प्ट करे और आपने टीचर के लिए लिखा चेक एनी 5। तो ये आपने किस तरह से किया और ये आपने क्यों किया? देखिए, हम लोगों की मैथ्स गांव के लड़कों की बहुत अच्छी रहती थी और आजकल के लड़के तो अगर पूछिए कि 4 into 8 क्या होता है तो वो कैलकुलेटर निकालेंगे बताने के लिए। और हम लोग तो 1 से लेके 25 तक का पहाड़ा बोलते हैं, टेबल एकदम रटी रटाई होती थी। उसके बाद सवा अढ़ैया करते थे, अढ़ाई, अढ़ाई दूना 5, अढ़ाई तीना 7.5, अढ़ाई चौका 10, मतलब इस तरह से हम लोग पहाड़े रटे हुए थे। तो उसी तरह से छोटे क्लासों में तो नंबर मिलते ही थे। जब मेरा एमएससी था, एमएससी प्रीवियस में मेरे बहुत पुअर मार्क्स आए थे, ओनली 47%। कुछ हो जाता था, वही मैंने कहा ना, कभी मन लगता था पढ़ाई में, कभी नहीं लगता। तो 47 देख करके बहुत मन बड़ा निराश हुआ। लेकिन यह हुआ कि अब अगले साल इसको हम नहीं जाने देंगे, मतलब इसको हम अपनी रैंकिंग इंप्रूव करेंगे।
तो एमएससी फाइनल में एक प्योर मैथमेटिक्स का पर्चा होता है। वैसे तो एमएससी प्रीवियस में 5 पेपर्स होते हैं 500 के, और एमएससी फाइनल में केवल 4 पर्चे होते थे, एक 100 के, तो 400 के। तो प्योर मैथमेटिक्स के पेपर में जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो 5 सवाल मैंने 2 घंटे में कर लिए थे। ऐसा कोई पहले से मेरा इरादा नहीं था कि इस तरह से करना है। 5 सवाल करने के बाद मैंने कहा कि क्यों न 6वां भी करते हैं, 7वां करते हैं, देखें हम 3 घंटे में कितना कर लेते हैं। और बाय द वे 3 घंटे में मैंने 8 सवाल कर लिया। तो हमारी देश की कुछ महान विभूतियां 2 ऐसी रही हैं जिनका नाम अभी मैं बोल रहा हूं, पढ़ा करता था, कि उन्होंने इतने वो ब्रिलियंट थे पढ़ने में कि उन्होंने अपने किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए, और उसमें नीचे लिखा, एग्जामिनर के लिए ऊपर लिखा कि प्लीज एग्जामिन एनी ऑफ द 5 और एनी ऑफ द जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड थे। उसी तरह से जब मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो भाई मुझे भी एक मौका मिल गया इस नाचीज को भी, हालांकि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन मैंने भी लिखा एग्जामिनर के लिए कि रिस्पेक्टेड एग्जामिनर साहब प्लीज एग्जामिन एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस। तो उसमें मुझे आई गॉट 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 मिला। तो जब हम पीसीएस के इंटरव्यू में गए थे, आजकल की जैसी फोटो स्टेट मशीन उस समय नहीं होती थी उतनी, ये मैं आपको बता रहा हूँ 80-81 के आसपास की बात। तो ऐसे मार्कशीट जब हम लोग एक छपाई वो आती थी मार्कशीट, उसमें अपने हाथ से स्कोर भरना पड़ता था। तो कभी कभी गलती हो जाता था तो सब काट के फिर से भरना पड़ता था, क्योंकि उसको अटेस्ट करने वाले अटेस्ट नहीं करते थे। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ने मुझसे पूछा कि ये आपको 100 में 100 मिला है या गलती हो गई है लिखने में? तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि नहीं सर, मुझे ये 100 में 100 मिला है। तो ऐसा हुआ। इन द ईयर 1976 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन हायर प्योर मैथ्स पेपर, जैसे आपने अभी टेबल्स का जिक्र किया, मैं रितिका आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये जो होते हैं हम कई बार मूवीज में भी देखते हैं, और मैं अपने फादर साहब से और अपने दादा से भी सुना करता था, ये इसको गाने की तरह गाते गाते लोग याद करते थे। 2 दूनी 4, 2 दिया 6, और हर बच्चे की फिक्स होती थी सारी टेबल्स। यस एकदम कंठस्थ होती थी। उसमें क्या होता था कि इसका एडवांटेज है, अभी मैं जितने अगर बच्चे सुन रहे हो कॉलेज के, जिनको कभी आगे कम समय में वो उसको अपने पेपर्स को सॉल्व करना है, अगर इस टेबल्स को वो जरा रटे होंगे या अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो उनको एक एक छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, क्योंकि कई बार सॉल्व करते हुए अब ऊपर 85 है, नीचे 13 है, तो क्या है वो अपना वो उसमें 85 डिवाइडेड बाई 13 तो आएगा, तो उसको भरेंगे। नो, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सीधे मतलब उसको वो कर देते, 14 25 70 ये बते ये 8 ये, मतलब उसमें टाइम कम लगता है। उसमें उनका बड़ा एडवांटेज है अगर इस पहाड़े को, इस टेबल को अच्छी तरह से वो रट ले तो। जी सर, इसी से आगे आपको ले जाते हुए, आप बहुत पॉजिटिव हैं, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से लेते हैं, और ये इस बात से जाहिर होता है कि मैं आपसे अभी जो सवाल करने जा रही हूँ, जब आपका पीसीएस का रिजल्ट निकला और आप जब रिजल्ट देखने गए तो आपने अपना रिजल्ट नीचे से देखना शुरू किया, और नीचे से देखते समय जैसे ही आपने अपना नाम देखा तो आप खुशी से चले गए और आपने उसको अच्छे से मनाया। तो इस बारे में आप कुछ बताएं कि आप नीचे से रिजल्ट क्यों देख रहे थे जबकि आपका नाम तो सबसे ऊपर था? लंबी स्टोरी मैं बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ। जब रिजल्ट निकलने वाले थे, हम वहां से इलाहाबाद लड़कों को बोल के आए थे, जब मेरा रिजल्ट निकले तो मुझे टेलीफोन से बता देना। उस समय मोबाइल नहीं होता था, और टेलीफोन से भी बताने के लिए बहुत कॉल बुक करा के घंटों घंटों का इंतजार करना। तो जब हमारे पास कोई खबर नहीं आई तो हम जौनपुर में अपने जिस घर में थे, सामने बाढ़ आई हुई थी, निकल भी नहीं सकते थे। तो ये हुआ कि अगली बार की तैयारी करने के लिए फिर बड़े
निराश मन से चले थे, सारी किताबें लेकर के नाव मंगवाई गई, नाव से गए बाहर, फिर ट्रेन पकड़े और ट्रेन से इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ, एनआईपी पत्रिका, एक एनआईपी अखबार है इलाहाबाद में, तो मैं सबसे उसके पहले दफ्तर में गया, तो पूछा कि रिजल्ट निकला है क्या पीसीएस का? उन्होंने कहा हाँ निकला हुआ है। तो मेरे दिल धड़कने लगा, हमने अपना रोल नंबर लिख के दिया, वो गया भीतर, कुछ देर के बाद आया, बोला कि वो तो मैं भीतर चला गया, वहां नहीं जा सकता। तो चलो, उसके बाद मैं रिक्शे पर सामान रख के जा रहा था, तो पब्लिक सर्विस कमीशन रास्ते में पड़ता, रात को 11 बज गया था, तो गेट बंद थे, लॉक थे। मैंने खटखटाया तो चौकीदार टार्च और डंडा लेकर के आया, पूछा कौन है, क्या बात है? मैंने कहा रिजल्ट निकला है क्या? तो बोला निकला तो है, लेकिन कल आकर देखना, आज बंद हो गया है। तो हमने कहा यार केवल 1 मिनट के लिए जाने दो, देख लेंगे। वो बहुत उसको रिक्वेस्ट किया, वो तैयार नहीं हुआ। तो जैसे चौकी, हमने कहा अच्छा जाओ ठीक है हम कल आएंगे। तो चौकीदार गेट से जैसे कुछ दूर चला गया, तो टीन के बड़े बड़े गेट 2 पाटे होते थे, तो मैंने एक को भीतर ठेला, दूसरे को ऐसे खींचा, और उसमें से निकल के, मैं नोटिस बोर्ड कहाँ था इसका मुझे आइडिया था, मैं दौड़ते हुए गया, चौकीदार पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो, और मैं नोटिस बोर्ड पर पहुंच गया। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी देखा, क्योंकि चौकीदार मेरे पीछे डंडा लेकर आ गया, और तो जल्दी जल्दी देखा, मेरा नाम मुझे बिक्री कर अधिकारी में दिख गया, सेल टैक्स ऑफिसर। ये ट्रेड टैक्स जो होता था उसमें सेल टैक्स होता था, बिक्री कर अधिकारी में दिख गया। इसके बाद चौकीदार ने मुझे आगे कुछ देखने ही नहीं दिया, तो मजबूर होकर मैं निकल गया, और रिक्शे वाले से ही बात करने लगा उसमें रो में, कि चलो कम से कम सेल टैक्स ऑफिसर तो हो गए हैं। तो रिक्शे वाला कुछ कहता है का भैया का हुआ? तो हमने कहा कि देखो हम सेल टैक्स अफसर हो गए, लेकिन अब डिप्टी कलेक्टर नहीं हुए। तो वो बोलता है कि साहब आप वो हो जाइए। तो हम कहे कैसे तुम ये कह रहे वो हो जाइए? तो हमारे मन कहत बा कि तू वो हो जाबे। तो हॉस्टल में पहुंचे, फिर सब लड़कों ने बड़ा स्वागत किया, और इस समय एक डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन है सरवन विक्रम बहादुर सिंह हमारे हॉस्टल के। इस समय एक रिटायर्ड एसके सिंह हैं, रिटायर्ड कमिश्नर, अभी मेरे ही बैच के। तो सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। तो हमने कहा चलो यार सेल टैक्स अफसर तो मैं हो गया। बोले नहीं सर आप डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था। लोगों ने बहुत बहुत समझाया, कहा, हमने कहा नहीं यार तुम लोग हमको बेवकूफ बना रहे हो, सेल टैक्स अफसर तो हुआ, उतना मैंने अपनी आंख से देखा। तो लोगों ने बहुत देर तक हमको समझाया, कसमें उसमें खाई, तो मेरा तब मुझे विश्वास हुआ। अब सबको रात को ही लेकर के मैं कटरा में आमलेट खिलाने और चाय पिलाने गया। ये देखिए मेरी बैचमेट अलका टंडन जी हैं, देख रही हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये पीसीएस में मेरी बैचमेट थी, हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए थे। आपको बहुत बहुत नमस्कार अलका जी। नमस्कार नमस्कार। ये कमिश्नर गोंडा होके रिटायर हुई और आजकल गाजियाबाद में रहती हैं। इनसे भी कुछ बिल्कुल, बल्कि सर आपने इनका नाम लिया है, और अगला हम इन्हीं को बुलाने वाले थे, क्योंकि आज बहुत से गेस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपके साथ काम किया है, और अलका जी उन लोगों में से एक हैं। तो मैं अब उन्हें बुलाना चाहूंगी ताकि वो अपने कुछ इंटरेस्टिंग किस्से शेयर कर सकें और कुछ सवाल आपसे पूछ सकें। नमस्कार रितिका जी, नमस्कार यादव जी। बहुत खुशी हो रही है आपका देख के लाइव इंटरव्यू इस पे, और काफी तो ऐसा है जो हमें भी नहीं पता है। हालांकि हम लोगों ने साथ साथ ही ज्वाइन किया था 4 जुलाई 1983 को। कल ही हम याद कर रहे थे कि 37 ईयर हो गए हम लोगों को नौकरी करते हुए। और उसके बाद आपने साथ में ट्रेनिंग की, फिर शादी के बाद ये पहली बार अपनी श्रीमती जी को लेके आए थे हमारे ऑफिस में। उस समय नैनीताल में एसडीएम थी, और तब से हम लोगों का पारिवारिक आना जाना और संबंध, कई पोस्टिंग भी साथ साथ रही। हम लोग पड़ोसी रहे हैं गाजियाबाद में, ऊपर हमारा घर था, नीचे यादव जी का घर था। आपकी छत्र छाया में थे। और बहुत ही बढ़िया, इनके बच्चे और हमारे बच्चे सब साथ साथ कंपाउंड में खेलते रहे थे।
लेकिन कभी ये नहीं पता चला कि हाँ पॉलिटिकल भी उनकी रुचि थी जाने की। बताइए यादव जी, ये इच्छा आपकी शुरू से थी जैसे अभी आपने कहा? हाँ, शुरू से ही थी, लेकिन कहीं हम लोगों दबी को हुई अंदाजा थी। नहीं था कि आपको जो है पॉलिटिक्स का है, और आप वहां तक, ये तो था कि जो तय कर लेते हैं वहां तक पहुंचते जरूर हैं। एक और ये बताइए कि अब जितनी पोस्टिंगें रही उसमें सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको अपनी पोस्टिंग? देखिए, मेरी पोस्टिंग सबसे अच्छी आगरा की लगी, जहां मैं म्युनिसिपल नजर आया? कमिश्नर था। हाँ। हाँ, वो इसलिए अच्छी लगी अलका जी कि मुझे अपना काम करते हुए, सही काम करते हुए, बहुत संघर्ष का भी करने का भी, स्ट्रगल करने का भी मौका मिला। और एक गवर्नमेंट से नहीं, दो दो गवर्नमेंट से। और ऊपर वाले का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरी बात को हमेशा रखा। हालांकि मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा, बहुत एक्सर्ट करना पड़ा, बहुत रात दिन मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक तरफ तो पूरा काम करना पड़ता था, दूसरी तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल तैयार करवानी पड़ती थी और उसको अटेंड करना पड़ता था। और मेरा केवल एक ही ग्राउंड होता था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कि देखिए, यूपी में परफॉर्मेंस में मैं नंबर 1 हूं, और मेरा टेन्योर अभी 3 साल क्या, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है। ये बार बार गवर्नमेंट मुझे ट्रांसफर क्यों कर देती है यहाँ से? और मैंने भी जिद पकड़ लिया था कि अगर कोई गलत बात के कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दूं, कोई आदमी करप्शन में पकड़ा गया, कोई और इस तरह से निगेटिव बात हो तो मेरा ट्रांसफर करो। केवल मात्र किसी के ईगो से गवर्नमेंट में चाहे जितना भी बड़ा हो तो ट्रांसफर कर दिया और मैं बोरिया बस्तर उठा करके चला जाऊं, तो ये मेरे आदत में नहीं था। इसको लोग कहते हैं कि दो यू आर अफसर बट यू हैड मोस्ट ऑफ द नॉन अफसर लाइक क्वालिटी। तो अब मैं यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट से, फिर दूसरी गवर्नमेंट से, एक गवर्नमेंट से 4 राउंड, दूसरे गवर्नमेंट से 5 राउंड, मुझे सब 9 राउंड्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा। एंड अल्टीमेटली आई वाज सक्सेसफुल। और सबसे अच्छा तो ये लगा कि हम अमेरिका में थे जब हमने आपकी फोटो और ये देखा कि आप एमपी बन गए हैं, तो हमने वहां बताया सबको कि देखिए हमारे साथ के हैं यादव जी, और अब यहाँ जौनपुर से एमपी बने हैं। ये खबर हमने अमेरिका में टीवी पे देखी थी। चलिए, ये सब अपने साथी दोस्तों लोगों की सबकी बहुत दुआएं हैं, तभी मैं यहाँ बन पाया हूँ। क्योंकि किसी को बनाने में उसके साथी दोस्त जो लोग जानते हैं, अगर कोई एफर्ट भी नहीं करता है लेकिन कम से कम मन से दुआ तो करता है, उसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है। मैं इस चीज को मानता हूँ। बहुत प्रसन्नता हुई आज आपको यहाँ पे सुन के, आपके किस्से सुन के बहुत अच्छा लगा। अलका जी, आप तो जानती हैं कि जिंदगी के मेरे बहुत एपिसोड हैं। अब वो इतने कम समय में बताए नहीं जा सकते। कुछ बताने लायक है और कुछ नहीं बताने लायक। इसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अलका जी आपका कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी, और थैंक यू आपसे बात करके थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ एक छोटी सी पिक्चर है जो मैं चाहूंगी अगर हम स्क्रीन पर दिखा सके। एक फोटोग्राफ है, अगर आप इजाजत दें तो। जी, ये जो सब हमें देख रहे हैं ये यादव जी हैं जो घोड़े पर हैं इस समय। और सर, इस पिक्चर से जुड़ा एक सवाल है मेरा आपके लिए कि जब आप मुजफ्फरनगर में एसडीएम थे तो आपको ऑफिस जाने का वाहन थोड़ा अलग था। आप कई बार घोड़े पे जाते हुए आए जाते थे, तो इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं चाहती हूँ कि आप हम सब शेयर करें। देखिए, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम एक डिप्टी कलेक्टर जो हु इज पुट इन चार्ज ऑफ द सब डिवीजन, ही इज कॉल्ड सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, और जिसको सब डिवीजन नहीं दिया जाता है तो वो उसको एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट कहते हैं। वो कलेक्ट्रेट में रह करके कुछ मुकदमे और मिसलेनियस काम देखता था।
तो जब मैं इस ज्यादातर टाइम तो मैं यही करता था, क्योंकि हमसे पता नहीं क्यों जो भी लोगों की डीएम्स की प्रसन्नता रहती थी जब तक मैं डिप्टी कलेक्टर रहा। तो ऐसे खाली समय का सदुपयोग करने के लिए मैं कई चीजें करता था। तो देखता था, सुबह हमारी घुड़सवारी का मन हुआ तो दिल्ली से मैंने रेस कोर्स से घोड़ा मंगवाया, और घोड़ा मंगवाया। फिर उसके लिए एक वहाँ हमारे चेयरमैन नगर पालिका थे वहाँ, लक्ष्मीचंद्र सिंघल साहब, बेचारे ही वाज काइंड एनफ कि मैंने कहा कि उसके लिए घोड़े के लिए एक बड़ा सा कमरा बनवा दीजिए, तो उन्होंने बनवा दिया। और मुजफ्फरनगर में रहते हुए उसके लिए घोड़े का जो खाना पीना होता है, चना उना, वो उसकी धान की भूसी वगैरह, मैं काफी अगर किसी को इशारा कर देता था लोग दे देते थे। तो इस और एक साइज को मैंने उसको रख लिया घोड़े की देखभाल करने के लिए। तो मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक था। मुझे मेरठ जब मेरी पहली पोस्टिंग थी तो 3 साल तक हमने घुड़सवारी की वहां पुलिस लाइन के घोड़े से। तो जब मैं मुजफ्फरनगर में गया, सिटी मजिस्ट्रेट हुआ, तो ये घोड़े मंगवाए, और शामली में और जानसठ में जहां मैं जाता था वहां घोड़े को ले जाता था। कभी कभी, ना डेली तो नहीं, लेकिन कभी कभी जैसे मुझे मंडी समिति का दौरा करना होता था, तो वहां दौरा का फायदा तभी है जब सुबह सुबह आप चले जाएं, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। कोई एसडीएम उतने सुबह जाता नहीं है मंडी समिति का निरीक्षण करने के लिए। तो मैं अपने घोड़े को तैयार होकर के, और मैं टप टप वहां मंडी समिति के पास कुछ दूर पर जाकर के खड़ा हो जाता था, और चेक करना होता है कि कौन ट्रक जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं, कितने गए। आप 5-7 मिनट 10 मिनट खड़े रहे, नोट किए, और जा करके उसको फिर घोड़े से मंडी समिति के गेट पर और भीतर देख करके, रजिस्टर देख करके उसको मैं कहता था कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से कहीं स्पॉट देखना होता था कुछ गांव में कहीं, तो मैं वहां का एक सुबह तय कर लेता था। तो कुछ चीजें मैं घोड़े से कवर कर देता था। घोड़े की रेसिंग भी हो जाती थी, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और मैं घोड़े से तमाम जगहों पर पहुंच करके सरकारी काम भी कर लिया करता था। बट नॉट डेली। सुबह तो मैं घोड़ा रोज दौड़ाता था और घोड़े से काम भी करता था, लेकिन ऑफिस आवर्स में मैं अपनी जीप से ही जाता आता था। जी, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और ये जो घोड़े की अभी आपने फोटो मुझे दिखाई है, ये मैं मुजफ्फरनगर में एग्जीबिशन में, जब मैं और घोड़ों के बीच में कंपटीशन हो रहा था, तो मैंने भी अपना घोड़ा लेकर के उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो उस समय की ये फोटो मुझे लग रही है, क्योंकि घोड़े के गर्दन के नीचे काफी कपड़े उपड़े ऑर्नामेंटल टाइप से लटक रहे हैं। जी बिल्कुल। अगले सवाल से पहले मैं जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहूंगी, ताकि हम अपना अगला सवाल आपसे पूछ सकें। एक छोटा सा वीडियो प्लीज। ठाकुर सुजान सिंह को दी गई कत्ल की धमकी, पुलिस की रिपोर्ट और वकीलान की बाकायदा जिरह के बाद इस बात में शक या शुबा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि मरहूम ठाकुर सुजान सिंह का कत्ल मुलजिम शंकर ने ही बाकायदा इरादे और जाति नाकामियों के जुनून के जोश में आकर किया। अरे ये तो मैं भी भूल गया, तो बताना कितनी चीजें बताऊं, इतनी चीजें। अब देखिए, जब मैं 86 में एसडीएम था बलिया में, तो वहां एक भोजपुरी फिल्म बना रहे थे, डायरेक्टर थे उसके झा साहब। जो हम लोग जो कोर्ट में मुकदमा करते हैं, उनको उस कोर्ट को चाहिए था, मतलब अपना फिल्माने के लिए। ये मर्डर के जैसे बहस होती है, मजिस्ट्रेट बैठते हैं सुनने के लिए। तो हमने कहा, देखिए झा साहब, मैं तभी आपको अपना कोर्ट दूंगा जब आप मुझे इस फिल्म में एक रोल देंगे। तो देखिए झा साहब तो बड़े पेशो पेश में पड़ गए, आया था कोर्ट मांगने और मैं फंस गया। तो झा साहब भी बहुत चालाक निकले। उस समय मैं दाढ़ी रखता था, तो झा साहब ने थोड़ी देर में सोच के कहा कि साहब, वो समझते थे कि मैं दाढ़ी रखता हूं तो ये रोल दूंगा तो ये तो दाढ़ी कटवाएंगे नहीं। तो झा साहब ने कहा, साहब आपके लिए मेरे पास एक रोल है जज का, लेकिन उसके लिए
नहीं, जज का नहीं बोला, एक रोल है लेकिन उसके लिए आपको दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। हमने कहा झा साहब से कि रोल अच्छा होना चाहिए, मैं दाढ़ी क्या, मैं सिर के बाल भी मुड़वा दूंगा। तब झा साहब बोल्ड हो गए, मुझे वो रोल उनको देना पड़ा। ये जज का रोल है, जैसे फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में क्या सभी फिल्मों में मर्डर होते हैं, कत्ल होते हैं और मुकदमा चलता है और सजा होती है। तो उस तरह से मैं उसमें ये मर्डर सुनने वाला मजिस्ट्रेट था, प्रिजाइडिंग अफसर था। तो मैं भूल गया था कि 86 में मैंने ये भी एक काम किया है। ये भोजपुरी फिल्म थी, बहुत लो बजट फिल्म थी, लेकिन ईस्टर्न यूपी और बिहार में 1 साल से ज्यादा चली। तो मैं एक बार यहाँ, उस समय बलिया से मैं आ गया था बुलंदशहर, तो बनारस किसी शादी में गया था, तो मुझे वहां बताया गया कि वो वाली फिल्म जिसमें आपने काम किया है चल रही है। तो मैं शादी में जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद रात को लास्ट शो 9 से 12 देखने पहुंचा, कई लोगों के साथ, 5-6 लोगों के साथ। तो मैनेजर ने बताया कि शो फुल है, कोई जगह नहीं है बालकनी में कहीं भी। तो लोगों ने बताया कि ये साहब इसमें काम किए हैं इसलिए आए हैं देखने के लिए। तो वो बड़ा इम्प्रेस हुआ और हम लोगों को बालकनी के पीछे चेयर डाल करके हमने अपनी फिल्म पहली बार देखी बनारस में देखा। तो इसमें 2 कोर्ट सीन्स हैं हमने किया है, जिसमें सजा याफ्ता मुलजिम को मैंने मौत की सजा सुनाई है। फिर बाद में वो चेंज हुआ क्योंकि उसको गलत सुनाया गया था, और उसका जो सही वाला मुलजिम था, जब गलत को फांसी की सजा हो गई तो उसका दिल पसीजा, उसने आके कबूल किया कि मैंने एक्चुअली मर्डर किया है। तो फिर से कोर्ट बैठी, तो मैंने उसको एक्विट करके दूसरे को सजा सुनाई। ये 2 कोर्ट सीन्स है मेरी। बिल्कुल, देखिए हमने तो शो होने से पहले ही कहा था दैट आप बहुत ही ज्यादा आपने चीजें की हैं, फिल्म्स भी की हैं, आप कलाकार रहे हैं। इसी के साथ आपके बहुत सारे मित्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मुराद जी से कि वो अपना सवाल रखे यादव जी से। यादव साहब नमस्कार। नमस्कार। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ इतनी इवेंटफुल, इतनी रोमांचक रही है, आपने कभी सोचा है कि अपनी लाइफ पे एक बायोपिक फिल्म बनाने के लिए, और अगर ये फिल्म बनाते हैं तो उसमें लीड एक्टर कौन रहना चाहिए? ये 2 चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Nobody can be better director than you. जो मेरी जिंदगी की है एक हकीकत को जानते हैं, मेरे साथ शूटिंग किए हैं। ये आप जानते हैं मुराद भाई 8 बार नेशनल चैंपियन रहे हैं ट्रैप में, और डबल ट्रैप में भी 2-3 बार हम लोग साथ में शूटिंग किया करते थे। और पहली बार मैं जहाँ एसडीएम था जानसठ में, तो जानसठ कस्बे में मुराद भाई का घर है, तब से हमारी इनकी मुलाकात है और काफी दिनों बाद हम लोगों ने शूटिंग भी साथ साथ किया। तो मुराद भाई डायरेक्टर आप ही होंगे, और एक हम तो कहेंगे डायरेक्टर क्या, एक बायोपिक बना ही दीजिए। सोचते सोचते कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ और हो जाए, बायोपिक पीछे छूट जाए। नहीं, आपके बायोपिक के क्लाइमेक्स की मैं वेट कर रहा हूँ। अभी क्लाइमेक्स पे कहाँ पहुंचे, अभी तो जर्नी शुरू हुई। तो जब क्लाइमेक्स तक पहुंचेंगे तभी तो बायोपिक का एंड जो है वो देखने को मिलेगा। वो क्लाइमेक्स कब तक पहुंच पाएंगे वो ऊपर वाला जानता है, ओनली गॉड नोस। लेकिन यह है कि वो क्लाइमेक्स का इंतजार तो कब तक करेंगे, तब उसको सप्लीमेंट्री कर दीजिएगा। अभी तक जो है उसी पर बना दीजिए, बाकी कुछ हो तो उसको सप्लीमेंट्री लगा दीजिएगा। और फिल्म के अलावा एक सीरियल भी मैंने काम किया है, उथल पुथल। वो उस समय एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। आज की तरह मतलब 25 कई दर्जन चैनल नहीं होते थे। तो उथल पुथल में मैंने सेठ का रोल किया है, और एक शुक्रताल एक हिस्टोरिकल प्लेस होता है मुजफ्फरनगर में, उसमें डॉक्यूमेंट्री एक किया है मैंने। क्या होता था, जब भी मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाती थी सरकारी, तब मैं इधर उधर की चीजें करने लगता था। उसी तरह से
शूटिंग में भी मैं कैसे हुआ, जब भी गाड़ी पटरी से उतरी तो खाली टाइम करने के लिए क्या करूं, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए। उसी के तहत मैंने शूटिंग शुरू किया था 91 से। और एयर पिस्टल, एयर राइफल से शुरुआत करके 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर राइफल और शॉर्ट गन और बिग बोर, सभी विधाओं में, सभी डिसिप्लिन में मैंने किया 3-3, 4-4 साल। मैं एक चीज से ज्यादा दिन तक बोर हो जाता हूँ उसको शूटिंग से आपके कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड भी सवाल है हमारे पास। थैंक यू क्वेश्चन के लिए। और अब हम आगे बढ़े तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आप पहली बार गए तो आपको कैसा लगा, आपके मन में इस तरह के ख्याल थे? ये आपकी आवाज मुझे एकदम नहीं सुनाई दी है, शायद थोड़ा सा ऑडियो। मेरा सवाल है, जब आप पहली बार पार्लियामेंट गए तो कैसा लगा? पहली बार पार्लियामेंट गए, यही सवाल है? यही सवाल है। यही सवाल है। देखिए, पहली बार पार्लियामेंट गए, बहुत अच्छा लगा। और मैंने पार्लियामेंट की सीढ़ी को भी सलाम किया। पार्लियामेंट के लोगों को तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट की सीढ़ी को भी सलाम किया। और जिन जिन हस्तियों को, पर्सनालिटीज को मैं टीवी में, अखबार में, कहाँ देखता था, सब एकदम अगल बगल थे, मतलब एकदम वही सारे लोगों से सामना होता था। तो मैंने बहुत अच्छा महसूस किया कि मैं ऐसी जगह आया हूँ जिनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कभी कभी हफ्तों लग जाते थे, उनसे रूबरू अगल बगल ही मुलाकात होती रहती है। और मैंने इतना जरूर देखा पार्लियामेंट में कि चाहे कितना भी सीनियर लीडर हो, किसी भी कितना भी सीनियर पोजीशन पर रहा हो, लेकिन अगर जूनियर एमपी, फर्स्ट टाइमर उनसे कुछ पूछता है, कुछ मदद मांगता है, तो सब बहुत ध्यान से और बहुत समय दे करके तसल्ली के साथ उसको बताते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और उसके अलावा आपको पार्लियामेंट के बारे में और क्या चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? क्योंकि हमने आपके दोस्तों से अक्सर सुना है कि आप सबको वहां पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं, तो शायद वहां का खाना कुछ खास है? जहां तक खाने की क्वालिटी के सवाल है, वो तो अब कुछ खास नहीं है, लेकिन एक बात होती है, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट की कैंटीन में, एमपीज की कैंटीन में खाना खाया, उस जगह खाया, इसकी कुछ बात खास होती है। हम इसी पार्लियामेंट में 82 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, और 82 में वो थे एशियन गेम्स से दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था सितंबर में, और ट्रेनिंग के लिए बुलाए नहीं गए, तब तक बुलाए नहीं गए थे। तो मेरे रिलेटिव होते थे श्री श्यामलाल यादव जी, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, तो मैं उनके यहाँ रुकता था और पार्लियामेंट में अक्सर अमूमन जाता था। तो उस समय 55 पैसे में खाना मिलता था। पहले टोस्ट मिलता था, सूप मिलता था, खाना मिलता था, स्वीट डिश मिलता था 55 पैसे में। और जो खाने की क्वालिटी उस समय वहां होती थी, वो खाने की क्वालिटी तो पार्लियामेंट में इस समय नहीं है। लेकिन हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं कि पार्लियामेंट में आए, तो जब इतनी दूर आएंगे तो मेरे साथ खाना भी खाएं और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी देखें, और इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। तो हम जो भी यहाँ सुन रहे हैं, मैं तो सबको बुलाना चाहूंगा कि जब भी जिसको मौका लगे तो वो पार्लियामेंट में मेरे साथ खाना खाए और प्रोसीडिंग भी देखे। और आपके बारे में कुछ ये भी सुना है कि चाहे आप 5 स्टार होटल में क्यों ना खाना खाएं, लेकिन कुछ अच्छे से अच्छा खाने के बाद अंत में दाल चावल जरूर खाते हैं, तो इसका क्या राज है? देखिए, आई बिलोंग टू ईस्टर्न यूपी और बिहार वालों का और उड़ीसा वालों का, जितना ईस्टर्न जाइए, कि एक चावल जो है बड़ी सफल डाइट है उनकी, जो मेन डाइट होती है। तो शुरू से चावल दाल खाते खाते
और ये लगता है कि जब तक चावल दाल नहीं खाया तब तक खाना पूरा नहीं हुआ। जब मैं मेरठ में या मुजफ्फरनगर में रहता था, कई लोग खाने पर रात को बुलाते थे, तो तरह तरह की चपाती, तरह तरह की रोटी, तरह तरह के चावल, तरह तरह की सब्जी, क्या क्या बनाते थे। और उसमें ये भी बनाते थे, चावल भी बनाते थे, लेकिन दूसरे ढंग से चावल बनाते थे। और लेकिन हम लोग पूरब वाले जो स्टीम्ड राइस होता है और अरहर की दाल, दाल में इधर वाली दाल नहीं, अरहर की दाल, और उसको छौंका लगा के, जो सफेद राइस समझ रहे, स्टीम्ड राइस, उसको ऐसा नहीं कि वो उसमें फ्राई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस फ्राइड चावल से दाल का उतना मजा नहीं होता है जो स्टीम राइस होता है, और हम लोग उसके कायल हैं। तो थोड़ा जब तक अंत में चावल दाल न मिले तो ऐसा नहीं लगता कि पेट भरा। तो मैं इतना खाने के बाद भी आता था घर पे, थोड़ा सा चावल दाल खाता था। तो ये है मेरी आदत। और वो रंजन भाई जो है वो उन्होंने आपको बताया होगा, क्योंकि रंजन जी हमको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का, और हर बार नया नया खिलाते हैं, नई नई डिश। मैं उनसे पूछता रहता हूँ कहाँ से लाए और हमको बता दो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं खुद भी मंगवा लूं। वो बताते नहीं है। तो रंजन जी जानते हैं कि अंत में मैं चावल दाल के भी पेशकश करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि एक छोटी सी फोटोग्राफ है जो हम चाहेंगे कि हम आपको दिखाएं। पहले एक फोटो है। हम जानते हैं कि आपको बहुत सी रुचियां हैं और उसके अंदर आपको पेट्स से बहुत ज्यादा लगाव है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं मिस्टर रौनक पंडित, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। रौनक, हेलो। यादव अंकल, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा, ठीक है। मेरे को इतना अच्छा लगा ये पिछले जो 1 घंटे से मैं ये सुन रहा हूँ, जो इतनी जो आपकी लाइफ का स्पेक्ट्रम रहा है, इतना वाइड स्पेक्ट्रम रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में भी एटलीस्ट 50% भी अगर वो चीजें हो जाए तो मतलब लाइफ जीने का जो मजा है वो मजा आ जाएगा। और चीज बहुत अच्छी तरह याद है और हमेशा मैं याद करता हूँ 2005 कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप, मैं और पापा हम साथ में एक टीम में थे। आप भी वहां थे मेलबर्न में, और हम साथ में गए थे फिलिप आइलैंड वो पेंगुइन परेड देखने इवनिंग में। यस यस आई रिमेम्बर। हां, एंड आपने वहां पे वो रेंजर से पूछा था कैन आई टेक वन पेंगुइन होम, और आपने ये तक कहा था रेंजर से कि डोंट वरी, आई विल बाय अ रेफ्रिजरेटर फॉर द पेंगुइन, और उसको मैं फ्रिज में रखूंगा, गर्मी नहीं लगने दूंगा। वो पेंगुइन वहां का देख करके, जहां अशोक पंडित जी मुझे ले गए थे, आप भी थे, और एक और दोस्त था पंडित जी का वहां पर, तो मुझे उस समय इतने पेंगुइन देख करके बहुत पसंद आ गया था कि एक अगर किसी तरह से ले चलते तो उसको घर में मैं पालता अच्छी तरह से। मेरे अंकल उस दिन आपसे बस एक चीज ये सीखी थी कि किसी चीज में आप मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस है और जो पॉजिटिविटी है, आप किसी चीज में हेजिटेशन नहीं करते। और आई थिंक आधे लोग लाइफ में जस्ट वो पहला स्टेप लेना या हेजिटेशन की वजह से रह जाते हैं। और ये मैंने बहुत देखो कुछ शौक करना है, कुछ करना है तो तू कर, ठीक है। इधर उधर के लोगों के बारे में नहीं सोचना। देखो हम सुनते रहते थे पहले कि हमारे जो सिविल सर्विसेज में पहले जब गाड़ियां नहीं होती थी तो घोड़े से अंग्रेज लोग जाते थे अपना स्पॉट देखने और वो काम धाम करने। और आजकल जिस जमाने में मैं था वहां मुजफ्फरनगर और मेरठ, जहां जब घोड़े रखता था, तो ना थे, मैं नहीं समझता कि पूरे यूपी में शायद कोई मजिस्ट्रेट घोड़ा रखा होगा, लेकिन मेरे मन में आ गया कि करना है तो करना है। और तो मैंने उसके लिए कितनी मुश्किल से दिल्ली से घोड़ा मंगवाया, उसके बनवाया। मैंने कभी नहीं सोचा रौनक की और लोग क्या सोचेंगे, तो करना है तो करना है। अच्छा एक और ह्यूमरस बात बताऊं। जब हम यंग थे, पढ़ते थे,
शादी नहीं हुई थी, तो फिल्म देखते थे। उस समय ज्यादातर तो अच्छी अच्छी फिल्में हम लोग वही पुरानी फिल्मों को ही अच्छी समझते हैं। तो कभी जब तबला बजता था, आदमी तबला बजाता था, तो हीरोइन डांस करती थी तबले पर थिरकते हुए। मन में मेरी एक बड़ी कल्पना थी कि मेरी शादी होगी जब, तो मैं तबला बजाऊंगा और मेरी बीवी डांस करेगी। तो देखो, आधा तो हो गया, तबला बजाना मैंने शादी के पहले ही कुछ सीख लिया, लेकिन आधा नहीं हुआ। अलका जी से कहता हूं कि अपनी दोस्त से बोलें कि वो आधा भी पूरा हो जाए, जिंदगी के इस मुकाम पर ही सही। थैंक यू रौनक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर द शो और अपना सवाल पूछने के लिए। एंड इसके बाद हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, मिस्टर विक्रम चोपड़ा, जो आपके साथ उन्होंने शूटिंग भी की और वो कोच भी रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी विक्रम जी से अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। यादव सर प्रणाम। विक्रम, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सर, आपकी स्टोरी तो सुन रहे थे, लेकिन शूटिंग के बारे में आपने बताया नहीं सबको कि आपने क्या क्या किया है। आपने शूटिंग की है, आप हम लोग की टीम के मैनेजर्स भी रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑडियंस को हैप्पी टाइम्स के बीच में आप थोड़ी सी शूटिंग के बारे में इलैबोरेट करके कुछ बताएं, कुछ हैप्पी मेमोरीज आपकी शूटिंग के, जो इंटरनेशनल टूर्स पे हम लोग के साथ रही हैं कुछ। देखो, हमने बताया ना कि जब जब मेरी सरकारी नौकरी से गाड़ी पटरी से उतर जाती थी, तो उसी में एक टाइम मिला जहां से मैंने शूटिंग की शुरुआत की 90 से। तो उसके बाद जब क्या हुआ कि मैं एक्टिव शूटर था, आप जानते हो, जाता था शूटिंग टीम के साथ, और शॉटगन में मैं बीजिंग भी गया और लोनाटो गया इटली में, और कहाँ मलेशिया में, कहाँ लंकावी, इस तरह से कई जगहों में गया। लेकिन जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी आगरा से प्रैक्टिस की, कि क्योंकि कोई न कोई हेड ऑफ स्टेट आता रहता था, कुछ न कुछ होता था। तो एक छोटा सा म्यूनिक से कोचिंग कोर्स किया, तो कभी कभी एज कोच चला जाता था, एज मैनेजर चला जाता था। तो इस तरह से मेरी कुल मिलाकर 38 या 39 विदेश यात्राएं हैं, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कभी मैनेजर, कभी कोच, कभी कुछ, कभी कुछ। तो शूटिंग पूरे पीरियड में जहां जहां मैं एज मैनेजर, एज कोच गया, तो वैसे तो बहुत एपिसोड है, लेकिन 1 घंटा होने को आ रहे हैं। केवल एक चीज ये बताना चाहूंगा कि बीजिंग ओलंपिक में, जी सर, वैसे तो वो फॉरेन कोचेस होते हैं और स्टैंडर्ड के कोचेस होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं, देखो भाई, उसको कह लीजिए लॉजिस्टिक वाले हैं, कि कारतूस कहाँ जमा होगा, गन एयरपोर्ट पे क्लियर होगी, कहाँ जमा होगी, कितने कारतूस पहुंचने चाहिए। तो इस तरह की चीजों के लिए एज कोच मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मतलब उसमें बीजिंग ओलंपिक के लिए। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट से थोड़ा पड़ती नहीं थी, तो उन्होंने हमको परमिशन नहीं दिया। तो मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कहा कि हम रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट को, डिसाइड करेगी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया, उन्होंने डिसाइड नहीं किया, जबकि हाई कोर्ट ने कहा था वो इमीडिएटली डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। तो मैं चला गया, और जब अभिनव बिंद्रा का वहां गोल्ड मेडल हुआ, तो नेचुरली हम भी थे वहां और फोटो आती थी, और तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट वालों ने देखा, अपॉइंटमेंट वालों ने देखा, देखो वो तो परमिशन दिया नहीं और दिया तभी चला गया। तो वहां उनके लिए क्या था कि हमारे यहाँ की स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूँ। तो इट वाज एग्जैक्टली, आई रिमेम्बर समथिंग लाइक 16th और 17th ऑफ अगस्त 2008। तो हमको यहाँ गवर्नमेंट ने हमारे रिप्रेजेंटेशन को
बैक डेट में खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। और उसका ये मतलब था कि हमको परमिशन नहीं दिया और हम वहां चले गए। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम बीजिंग तो दे सस्पेंडेड मी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के हम चले गए। लेकिन ऐसा वक्त तो जिंदगी में कभी कभार आता है, तो हम तो कुछ भी होता उसको छोड़ करके चले गए। फिर यहाँ आए तो हमको हाई कोर्ट में फिर अप्रोच करना पड़ा कि उन्होंने मुझे बीजिंग जाने के लिए सस्पेंड कर दिया है, जबकि गलती उनकी थी, हमारे रिप्रेजेंटेशन को इमीडिएटली डिसाइड नहीं किया। और उसके लिए मुझे बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा अपने सस्पेंशन को रिवोक कराने के लिए। और जब सस्पेंशन रिवोक होके आया और जिस दिन मैं ज्वाइन करने जा रहा था, तो आगरा के लोगों में अखबार में पढ़ते गवर्नमेंट हमारे खिलाफ क्या क्या कर रही है और हम किस तरह से लड़ रहे थे, पीपुल हैड लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर मी। तो जब हम ज्वाइन करने जा रहे थे तो रास्ते में मुझको रोक करके घोड़े की बग्घी पर उन्होंने बिठाया, 2 सफेद घोड़ों की बग्घी पर साफे उफे बांधे, तलवार वलवार दिया। ये वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारी आदत नहीं थी कि तरह तरह के वो सब फोटो भी देखते, नहीं तो वो फोटो यहाँ पर होता सबको तो वो देखने लायक होता। तो एनीवे बीजिंग ओलंपिक जाने के लिए मुझे जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए। और छोटी मोटी तो देखो बहुत चीजें हैं, लेकिन विक्रम जानते हो कि वो सब पर्सनल चीजें हैं। तो पर्सनल चीजें हैं आप बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनलाइटिंग अस। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू। और इसी के साथ समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैं आखिरी जो गेस्ट हैं जो आखिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, उनका नाम है मिस्टर सौरभ यादव। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि वो आपसे अपना सवाल कर सकें। सौरभ यादव जी। शायद ऑडियो की कोई प्रॉब्लम होगी, अभी शायद उनको सुन नहीं पा रहे। इन द मीन टाइम सर हमारे साथ आज बहुत से जर्नलिस्ट भी जुड़े हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना सवाल कर सकें। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजू जी से कि वो आपसे अपना क्वेश्चन पूछ सकें। हेलो राजू जी, नमस्कार। यादव जी नमस्कार, कैसे हैं? फाइन। मैंने कई बार प्रयास किया, जब आप एमपी बने आपको कांग्रेचुलेट करना चाह रहा था, लेकिन आपसे संपर्क ही नहीं हो पाया। तो आपने अभी बहुत सारी बातें बताई, आपका जो पहाड़ा जो आप याद करते थे ये सब भी मैंने सुना चुकी है। हैप्पी टाइम है, हम लोग इस तरह की थोड़ी बातें करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कैखे गए भी सुना देंगे। कैखे गए चचा जजा ये टठा डडा तथा दध न पफा बभ म यरा लवा सख सह 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 छत्र ज्ञ। सर क्लैप होना चाहिए ना। कितने लोग हैं जो क्या क्या सुना सकते हैं? नहीं यार, सवाल तो आपने गजब का पूछा। मैं इसमें नॉर्मली लोग इतना पढ़ने के बावजूद भी भूल जाते हैं, लेकिन हमको बाय द वे याद था। नहीं सर, मैंने पूछा ही आपसे इसीलिए था क्योंकि ये मौका तो हर एक के साथ मिलता ही नहीं सर। लाख में शायद 2 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कैखे गए याद है। तो मैंने सोचा है कि मौका है, आपसे पहाड़े की जब आप बात कर रहे थे तभी दिमाग में चीज आई कि कैखे गए भी आज एक ऐसी चीज हो गई है जो कि अब बड़ा हाईली एंडेंजर्ड हो गई है जी। इवन अगर आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, उसको परखने वाले लोग भी कम हो गए हैं। हाँ, नहीं मैंने इसलिए भी पूछ लिया कि कैखे गए मुझे भी याद है, इसलिए मैंने कि चलिए क्रॉस चेक कर रहे हैं आप। बहुत समय बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पहाड़ा की अड़हिया की बात करी, तो वो पुरानी चीजें याद आ गई सर। इसलिए मैंने कहा कि सर कैखे गए बताएंगे तो एक और चीजें एड ऑन हो जाएंगी। राजू जी सर, इतना तो बता दीजिए। जैसे भाला साहब ने पूछा कि बहुत लोग जानते नहीं, सही कहा कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल सही कहा। जल्दी कहा तो नहीं, कहिए तो बहुत धीरे धीरे सही कर दूं। आपने बिल्कुल सही कहा जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जी और बताइए। हमने कहा कि
कहीं ऐसा न कह दें कि राष्ट्रीय गान याद है कि नहीं, उसको भी गा के सुना सकता हूँ। सर एक प्रश्न और एक जिज्ञासा एक और है मेरी, अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछ लूं एज ए जर्नलिस्ट। हाँ, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट होता है बसपा में टिकट पाना। हाँ। तो सर आपने टिकट कैसे पा लिया सर बसपा से, ये और जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि राजनीति में जाने की इच्छा मेरे बहुत शुरुआत से ही थी। और एक वक्त ऐसा आया था 2005 से लेके 6-7 तक, जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर आगरा था और गवर्नमेंट से मेरी लड़ाई हो रही थी। बहन जी से उस समय मेरी काफी मुलाकात होती थी, ठीक है। और उसी समय ये तय हो गया था कि 2009 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बसपा से लड़ूंगा, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आ गए, उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो मेरा बहुत पुराना संपर्क था बहन जी से, और लास्ट में आई स्टिल रिमेम्बर कि हम टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने बहुत तवज्जो नहीं दिया। तो मैं अपने फ्लैट पर लखनऊ बैठा था, मेरे ही बैचमेट, अलका जी के बैचमेट श्री एस.के. सिंह, शरद कुमार सिंह, जो हमारे रूम पार्टनर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और जौनपुर के रहने वाले थे, वो चित्रकूट में कमिश्नर पोस्टेड थे, मेरे पास आए और बोले कि सर, जब चुनाव नहीं लड़ना है, आई डिसाइडेड कि अब चुनाव नहीं लड़ना है, तो चलिए अब घूमिए, हम चित्रकूट चल रहे हैं मेरे साथ, चलिए। तो मैं चित्रकूट चला गया और 4-5 दिन रहा, और भी रहना चाहता था उनके साथ, लेकिन एक शूटर थे, सभी शूटर्स जानते होंगे, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर मोहिंदर लाल साहब, उनकी 13वीं थी। उस 13वीं में मैं वहां से ट्रेन से चला और रात को सो रहा था, रात को 12:30-1 बज रहे होंगे कि मेरे पास एक कॉल आई कि अगर आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं तो सुबह पहुंच जाइए वहां। तो मैंने कहा कि अभी मुझे मालूम भी नहीं है कि मैं ट्रेन में कहाँ हूँ, किस जगह, और कहाँ उतरूंगा, कैसे पहुंचूंगा, मैं पहुंच नहीं सकता। और जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा और वो 13वीं किसी के अटेंड करके, तो मैं अगले दिन आऊंगा। देखिए क्या होता है कि लोग तो सुनते ही भागते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपकी जिंदगी में कि कुछ उल्टा हो जाता है। तो मुझे खास तौर से बुलाया गया। उन्होंने एक अपना, ये बात दूसरी है कि उन्होंने जौनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचा होगा। आप समझ रहे राजू जी? जी। कि किसको लड़ाना है, कैसे, और कई चीजें होती हैं, किस कास्ट को लड़ाना है, कुछ सोचा होगा, उसके तहत मुझे बुलाया गया। इट वॉज, आई एग्जैक्टली रिमेम्बर, somewhere 10th or 11th अप्रैल। और जब एक दिन बाद में पहुंचा तो वहां से उन्होंने कोऑर्डिनेटर को हमारे बुला रखा था जौनपुर से कई लोगों को, और 1 मिनट में मेरी उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि ये देखो श्याम सिंह यादव तुम्हारे कैंडिडेट हैं और जाओ और चुनाव प्रचार करो। अच्छा सर, क्या सपा और बसपा के अलायंस का बेनिफिट मिला सर आपको? यस, आई गॉट इट। हम इस को स्वीकार करने में बहुत बेनिफिट मिला दोनों अलायंस का। सपा और बसपा की अलायंस की वजह से बहुत बेनिफिट मिला, दोनों के अलायंस की वजह से। जी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Now we have Sushil ji who would like to ask his next question for sir. नमस्ते सुशील जी। सुशील सर, आपका मेरी आवाज आ रही है? जी सर, we can hear you. जी, नमस्कार जी यादव जी। नमस्ते सुशील जी। हाँ, मुझे आज इस मंच के जरिए आपकी बहुमुखी जो प्रतिभा है उसके दर्शन हुए। आपके बारे में पहले सुन रखा था, लेकिन आप सीधे आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मैं इसके लिए मानव रचना का धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ हम जुड़े। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने संसद में कैंटीन की चर्चा की, अक्सर सोशल मीडिया पर आवाज उठती रहती है कि कैंटीन में सांसद जब इतनी भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं तो फिर सब कुछ सब्सिडाइज क्यों?
और सांसद ही सबसे पहले सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ते? कोई संदेश देने से पहले क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल मैं संसद में जाने से बहुत पहले से सुनता रहा हूं, ठीक है, कि सांसद लोगों को इतना सस्ता भोजन सब्सिडाइज क्यों मिलता है। लेकिन संसद में जाने के बाद मैं समझ पाया, आज अपने श्रोताओं को क्लियर करना चाहता हूं कि अक्सर हमारे क्षेत्र से कभी 4 लोग, कभी 5 लोग, कभी 2 लोग, कभी जो भी आते हैं, तो ज्यादातर तो हम उन्हीं को, या कोई भी संसद सदस्य होता है, उन्हीं को भोजन कराते हैं, उन्हीं को खाना खिलाते हैं। अगर सब्सिडाइज है तो ये बात दूसरी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को सस्ता भोजन खिला पाते हैं। हम लोग तो, मैं बताऊं कि जब लोकसभा, जहां तक सवाल है, कि पहले तो फिक्स टाइम पे रेसेस होता था कि 1 से 1:30 होगा, 1 से 2 होगा, जो भी होता है। अब तो फिक्स टाइम लोकसभा में रेसेस भी नहीं होता, क्योंकि हमारे माननीय स्पीकर साहब चाहते हैं कि संसद का समय खराब न हो। इवन आप लोगों ने देखा होगा, हल्ला गुल्ला बहुत होता है तो भी चलाते रहते हैं, और अच्छी बात है कि संसद का समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। हम लोग तो बहुत कम टाइम पाते हैं कि अपने लिए जाकर के कैंटीन में खाना खा पाए। ऐसा शायद संसद चलते हुए महीने में 1-8 दिन हो जाता हो तो दूसरी बात है, नहीं तो सेंट्रल हॉल में भी सैंडविच और कॉफी पी करके उसको गुजार देते हैं। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जो भी सब्सिडाइज भोजन में कराता हूं, और भी एमपी लोग कराते हैं, वो उसमें ज्यादातर लोग पब्लिक के ही लोग होते हैं। एक बात और यादव जी, मैं संतुष्ट होगा आपकी बात से। एक यादव जी, एक बात और, कि जो हमारे यहाँ, मैं अपने हरियाणा की बात करूं तो यहाँ कोई कितनी बार एक्स MLA रह गया या मंत्री रह गया, अगर कोई 3 बार रह गया, 4 बार, तो उतने टाइम की उसको पेंशन मिलती है। वो जो 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख तक पहुंच जाती है। ऐसे ही सांसदों के लिए होगा कि क्या पेंशन मिले, एक जनप्रतिनिधि है, उसने सेवा की है, पेंशन मिले, लेकिन क्या 4 टाइम पेंशन क्यों मिले उसको? जनता का पैसा उनकी पेंशन पर क्यों खर्च हो? क्या इस बारे में कभी संसद में आवाज उठाएंगे आप? आप कह रहे आवाज उठाने को, तो इसको भी कभी देर सवेर मैं अपनी बात को कहूंगा। मैं इस बात से कन्विंस हूं कि देखिए, पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स वो बढ़ती जाती है, इससे मैं एग्री नहीं करता। देखिए, पेंशन इसलिए मिलनी चाहिए थोड़ी सी उनको, जो भी है, कि एक, चाहे संसद सदस्य हो, चाहे MLA हो, आप जानते हैं कि बहुत स्ट्रगल है, कितने संघर्ष के बाद, उसके बाद जब वो हट जाता है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कमाई का मतलब कोई जरिया होता नहीं है, और अपने उम्र के उस पड़ाव पर, उतनी देरी पर वो कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि संसद में ऐसे जो तमाम लोग हैं जिनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न देख लें, जिनके पास इस तरह की फैसिलिटीज हैं, जिनके पास रोज 1 लाख 2 लाख, महीने में 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसे ऐसे हर लेवल के लोग हैं, उनकी पेंशन अगर जांच करके बंद कर दी जाए, इस मामले में मैं सहमत हूं कि जो ऑलरेडी जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम है उनको पेंशन न दी जाए। अगर सरकार जांच करा के बंद कर देती है तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, 1 टाइम पेंशन मिले, लेकिन 4 टाइम अगर कोई MP रह जाता है तो उसके खिलाफ हूँ। थैंक यू जी, सवाल रखने के लिए सर। क्योंकि हमारे पास, थैंक यू सर, थैंक यू, समय हमारे पास बहुत ही कम है, और अभी भी हम चाहेंगे कि कुछ हमारे मीडिया टीम आपसे सवाल करें, तो समय को ध्यान में रखते हुए, बहुत ब्रीफ रखते हुए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी विजेंद्र जी से कि वो अपना सवाल रखें, और जितनी जल्दी हम अपने सवालों को खत्म कर सकते हैं। यादव जी, जय हिंद। जय हिंद। यादव जी, जितना मैं आपके बारे में पर्सनली जान पाया, आप रानीपट्टी गांव से बिलोंग करते हैं जी, और छोटा सा गांव है, और वहां से आपने अपने जीवन की जो यात्रा शुरू की, और आप राजनीति में भी एक मुकाम पर आए। मतलब ये अपने आप को एक संघर्ष की जो दास्तां है वो है, ये तो मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक कवि भी बसता है, एक स्पोर्ट्समैन भी बसता है,
एक पॉलिटिशियन भी बसता है, और सबसे बड़ी बात तो आपके अंदर एक फिल्म का एक अभिनेता भी बसता है। तो इतनी इतनी प्रतिभाएं आप समेटे हुए हैं अपने आप में। मेरे को लगता है जैसे एक बागवान होता है जो तरह तरह के फूल चुनकर एक पुष्प गुच्छ बनाता है, कुछ उसी तरह का कुदरत ने आपको एक पुष्प गुच्छ इस देश के लिए दिया है आपके रूप में। मानव रचना के इस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में आज हम जुड़े और आपके जो व्यक्तिगत चीजें हैं उनसे काफी रूबरू हुए। तो मैं आपसे सबसे बड़ी बात, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हर एक व्यक्ति जो भी कोई काम करता है, मैं पत्रकार हूं तो मैंने भी पहले कुछ अपने लक्ष्य निर्धारित किए, किसी ना किसी को प्रेरणा स्रोत माना। आप पॉलिटिक्स में आए और सबसे एक मैं थोड़ा बीच में और थोड़ा कहूंगा कि अभी आपके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए थे, काफी अच्छे फोटोग्राफ्स थे, उसमें एक फोटोग्राफ और अगर उसमें जुड़ जाता, अगर आप हाथी के साथ भी या हाथी के ऊपर बैठ के या हाथी के साथ उसको दोहराते हुए फोटो होता तो बहुत अच्छा होता वो, लेकिन नहीं है, आगे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी मैं यादव जी आपसे एक चीज पूछना, आप पॉलिटिक्स में आए, बहुत अच्छी बात है, तो आपके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के पीछे वो कौन थे, और पॉलिटिक्स में आने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को ना कोई लक्ष्य लेके चलता है अपने जीवन में। और सेकंड चीज, मैं आप पॉलिटिक्स से हैं तो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आपका जानना चाहूंगा आपके बारे में। आज ना सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ये अच्छी बात है। जो ये आपका एक एक सवाल है, छोटे छोटे जल्दी जल्दी जवाब देता रहूं ना, क्योंकि कई सवाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। देखिए देश की आजादी की लड़ाई से लेकर बहुत लोगों का नाम हम पढ़ते रहते हैं, तो जिन्होंने बलिदान दिया उन सब से मैं बहुत प्रभावित हूँ, जैसे चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब, इस तरह के क्रांतिकारियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ पहली चीज। और जहां तक राजनेताओं से प्रभावित होने की बात है कि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों को की सादगी से, जीवनी से, चरित्र से, हर तरह से मैं अभी बहुत विस्तार में नहीं बता सकता, केवल इन लोगों से मैं प्रभावित हूँ। अब पॉलिटिक्स में क्यों आए, क्या करना चाहते हैं? एम है कि जहां अपनी आवाज को, ऐसी हमको हिंदुस्तान की सबसे ऊंची पंचायत में जाने का मौका मिला है कि अपनी आवाज को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कहें तो पूरा देश सुने, और खास तौर से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सुने, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को जगाना है। कितनी हम, क्योंकि हम जाते हैं यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, अभी भले पार्टी कार्यकर्ता हैं, लेकिन बसपा पार्टी के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोग अभी बहुत बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत अशिक्षित हैं, बहुत वो हैं, तो सारी गवर्नमेंट की स्कीम तक नहीं उनको पता होती है, जिसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको जगाऊं, उनको बताऊं, ये मेरा इरादा है। अब आप आइए, कोरोना पर कुछ आपने सवाल किया तो उसका जवाब। यादव जी, हाँ, मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर, पूरा देश चिंतित है, मैं भी इस बात को लेकर चिंतित हूँ। इस कोरोना महामारी ने जिस तरह से मानवता को नुकसान पहुंचाया है, लोगों की भावनाएं मरी हैं इस दौरान, और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की मदद करने की बजाय भारत और अपना चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क आज भारत के ऊपर दृष्टि लगाए हुए हैं। और आज जो भारतीय खेमे की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं, और जो चाइना पाक की जो गतिविधियां हैं, अब इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में ढेर सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन इस महफिल में वो पॉलिटिकल हो जाएगा, थोड़ा समझा जाने लगेगा।
आप कहिए तो हमारे पास समय का कंस्ट्रेंट आप इजाजत दीजिए तो मैं बताऊं, मैं बहुत बेबाक ढंग से बता सकता हूँ इस पर। शायद उसके लिए हम एक और ऐसा हम सेशन जरूर रखेंगे जहां हम अपनी सारी मीडिया टीम को कोशिश करके और मौका देंगे, लेकिन आज हम थोड़ा समय का कंस्ट्रेंट है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करें। तो क्या हम अगले मीडिया पर्सन को इनवाइट कर लें, क्योंकि वो भी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जी से कि वो अपना सवाल एकदम से रखें और उसके बाद हम इस शो को क्लोज करें। यादव जी नमस्कार। यादव जी हैप्पी टाइम के अंदर हैं, तो 4 महीने के बाद हम एक घंटा बहुत अच्छा निकला आपके साथ बात करके। आपने बताया कि आपकी कोई इच्छा है, तबला आपने बजा लिया, वाइफ के साथ आपका डांस नहीं देखा, कोई एक ऐसी इच्छा आप बताएं कि जो आप चाहें कि आपकी पूरी हो जाए। आपने काफी कुछ हासिल कर लिया है। ये जर्नलिस्ट वाला सवाल नहीं, एक जनरल सवाल है हैप्पी टाइम के लिए। थैंक यू। देखिए, वो इच्छा तो ऐसी है मेरी कि शायद अभी उसमें सालों सालों सदियों लगेगा। मैं जब अपने क्षेत्र का दौरा करता हूँ, वहां रहता हूँ, जितना सुनता आया था उससे भी बुरी दशा सुनने को मिलती है। क्षेत्र में कई वर्ग हैं, आप सभी लोग हम जानते हैं, और हम जिस पार्टी से आते हैं उसका सपोर्ट बेस दलित है, पिछड़ा है, इस तरह के लोग हैं। वो कुछ लोगों को छोड़ करके बहुत गरीबी है, नौकरी नहीं है, तमाम हर तरह से वो घिरे पड़े लोग हैं और मदद की अपेक्षा करते हैं। उसके बावजूद भी उन पर बहुत अत्याचार किया जाता है और लोगों द्वारा। उन पर वो अत्याचार न हो, केवल मेरी यही इच्छा है। मेरा हृदय बहुत द्रवित हो जाता है कि बिना कारण के अकारण के गाली भी मिलता है, पिटते भी हैं, मार भी खाते हैं, और उल्टा प्रशासन में एक खास वर्ग का ही डोमिनेशन है। हर वर्ग उनको अपना सही काम न करके और उन्हीं को तंग करने की कोशिश करता है। अगर उनको जितनी भी जाति होती है उनको इसका न्याय नहीं मिल पाता है। तो अभी हिंदुस्तान में सबको एक रूपता आने में, एक बराबरी खड़े होने में बहुत समय लगेगा। मेरी और कुछ इच्छा नहीं है, मैं कुछ बनूं या न बनूं, केवल हिंदुस्तान में सब लोग एक बराबरी पर खड़े हो जाएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, भाईचारे से रहें, बस मेरी यही इच्छा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, एंड आपने बहुत ही पेशेंस से सभी सवालों का जवाब दिया। और अब हम, क्योंकि इस एपिसोड के ऑलमोस्ट फिनिशिंग पर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रंजन जी आए और वो अपना सवाल करें। और सर नमस्कार, बहुत लेट कर दिया आपको। मैं जल्दी से आपसे एक सवाल पूछूंगा सर। सर मेरा ये सवाल है कि पहले मैं रंजन जी को दिखाइए भी तो सामने। रंजन जी दिख नहीं सर, आप मेरे को नहीं देख सकते सर, आज नहीं देखेंगे आप मेरे को। अच्छा, तो आप सुनिए सर। सर एक बच्चा गया साइकिल पे पार्लियामेंट रोड पे, उसने अपनी साइकिल पेड़ के साथ लगा दी। तो वहां पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने बोला कि देखिए यहाँ पे सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग। तो उसने बोला कि आप फिक्र ना करिए पुलिस वाले को कि अंकल मैंने अपनी साइकिल लॉक कर दी। मैं भी अधिकारी हूँ, आप भी रहे हैं। So why is this mindset that people have about government officers or the netas? वो जो साइकिल पेड़ से लगाया, वो पुलिस वाले उसको लगाने नहीं देना चाहते थे ना? यही सवाल? हाँ, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, नहीं लगाने नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, सब आते हैं। उसने ये बोला कि आप फिक्र ना करिए, मैंने अपनी साइकिल लॉक कर दी। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि मेरे को पता है यहाँ पे सब जो लोग आते हैं इस रोड पे कुछ न कुछ उठा के ले जाएंगे।
तो रंजन जी का ये कहना है कि इतना सिक्योर एरिया है, वहां पे भी आम जनता जो है अपने आप को सिक्योर क्यों नहीं महसूस करती? रंजन जी का सवाल इन्होंने बहुत पीछे से सवाल किया, बहुत टेढ़ा, जिसको मैं कम बुद्धि आदमी समझ नहीं पाया। सर आप मेरे को जानते हैं। चलो छोड़िए सवाल का आंसर। मतलब अगर एक छोटा बच्चा ये कहता है, उसको पुलिस वाले ने बोला कि यहाँ पे साइकिल मत पार्क करो, उसने बोला कि मैंने लॉक कर दी है। देखो अभी क्या है इसमें बहुत से सवाल। पहली बात तो ये समझ लीजिए ना, पुलिस में भी एक आदमी हो कुछ व्यू पॉइंट लेगा उसी चीज का, दूसरा होगा कुछ लेगा, तीसरा कुछ लेगा उसी चीज के लिए। डिफरेंट पर्सन्स बिहेव, थिंक डिफरेंटली। अंदर थिंक कितनी बात आएगी, वो पेड़ है कितना दूर है कितना नहीं है, सिक्योरिटी गेट है, कई चीजें होती हैं उनको नहीं रोड पे जाते हैं। तो बच्चे का ये कहना था कि यहाँ, उसने बोला कि यहाँ से नेता निकलते हैं, तो बच्चे ने ये कहना चाहा कि नेता चोरी करते हैं और पुलिस वाले चोरी करते हैं। ये माइंडसेट कैसे चेंज करें हम लोगों का? देखो ये तो माइंडसेट जो है, चाहे नेता का हो चाहे पुलिस का ही हो, समझ रहे नहीं, ये जनता ही करेगी। जब जनता का ही अपने धीरे धीरे इनका माइंडसेट जनता ही चेंज करेगी। अब हम कई चीजें हैं रंजन, देखो जनता तो जो नेता है ना समझती है कि बहुत पैसे वाला हो, बहुत कई गाड़ियों को काफिला लेके चलता हो,